लिखते हैं कि आपने कहा है यू आर नॉट मिसिंग द सीक्रेट, यू आर मिसिंग द ऑब्वियस। वास्तविकताओं को सही सही ना देख पाने के कारण भ्रमित रहते हैं। वास्तविकताओं चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म को सही देख पाने की योग्यता कैसे विकसित करें? देखो, उत्तर तो इसका बहुत सीधा है। किसी भी चीज की असलियत का निर्धारक तुम्हारा उस चीज के साथ अनुभव होता है। जहर घातक है, ये कैसे पता चलेगा? हम कैसे कह देते हैं जहर घातक है? क्योंकि हमारा अनुभव रहा है ना ऐसा। मिर्च तीखी है, क्या मिर्च मिर्च के लिए तीखी है? देखा तुमने कि मिर्च लटक रही है पौधे से और सीसी कर रही है? हाँ, क्या मिर्च मिर्च के लिए तीखी है? मिर्च अनुभोक्ता के लिए तीखी है ना, एक्सपीरियंसर के लिए। तो मिर्च कैसी है? तुम पूछ रहे हो कैसे पता चले कि किसी चीज की वास्तविकता क्या है? तुम्हारा उस चीज के साथ जो अनुभव है वही क्राइटेरिया है, वही पैमाना है। तुम्हारा मिर्च के साथ क्या अनुभव है? गन्ने जैसी होती है। क्या अनुभव है? तीखा। तो बस पता चल गया। इतनी सीधी सी बात है, इतनी सीधी सी बात है। लेकिन इतनी सीधी नहीं है ना बात। हम सीधी बात को सीधा कहां रहने देते हैं? हम जटिल लोग हैं। कोई चीज हमें दो वजहों से अच्छी लग सकती है, एक ही वजह से अच्छी लगनी चाहिए थी। हमारे साथ बड़ी गड़बड़ हो गई है। कोई चीज हमें अच्छी इसलिए लग सकती है क्योंकि वो अच्छी है, और खतरनाक बात यह है कि कोई चीज हमें इसलिए भी अच्छी लग सकती है क्योंकि हमने सीख लिया है उसे अच्छा मानना। कोई चीज हमें बुरी इसलिए भी लग सकती है क्योंकि वो बुरी है, और खतरनाक बात यह है कि कोई चीज हमें इसलिए भी बुरी लग सकती है क्योंकि हमने सीख लिया है उसे बुरा मानना। हो सकता है उसमें कोई बुराई हो ही ना, बस हमारी आदत पड़ गई है, हम संस्कारित हो गए हैं उसको बुरा मानने के लिए। इसी तरीके से जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, हो सकता है उसमें कोई अच्छाई हो ही ना, हमें बस आदत लग गई है, हम संस्कारित हो गए हैं उसको अच्छा मानने के लिए। तो अब जो बात इतनी सहज और सरल थी कि भाई मिर्च कैसी है, चख के देख लो पता चल जाएगा कैसी है, जो बात इतनी सीधी और सहज थी, वो बात अब घुमावदार और टेढ़ी हो गई है। अब हमें कुछ पता नहीं कि मिर्च कैसी है। कोई ये भी कह सकता है कि मिर्च गुलाब जामुन जैसी है, कुछ पता नहीं। अभी ये बात आपको बड़ी हास्यास्पद लगेगी, नहीं आचार्य जी ऐसा तो नहीं होता, हमें तो कोई मिला नहीं जो मिर्च को गुलाब जामुन जैसा बोले। अरे भाई, जीवन में जो मिर्चें होती हैं वो लाल मिर्च या हरी मिर्च जैसी ईमानदार नहीं होती, वो गुलाब जामुन जैसी मीठी और गोल गोल पता चलती हैं। वहां धोखा हो जाता है। बात समझ रहे हो? तकलीफ को आप बहुत दिनों तक झेल लें तो संभव है कि तकलीफ पता लगनी बंद हो जाए। प्रकृति ने सिर्फ जीते रहने के लिए, आदमी की प्रजाति को शारीरिक रूप से बचाए रखने के लिए हमें एक काबिलियत दी है। वो काबिलियत हमें बड़ी भारी पड़ गई, हम कहीं के नहीं रहे उस काबिलियत को पाके। जानते हो काबिलियत क्या है? वैज्ञानिक उसको कहते हैं द पावर टू इवॉल्व, मनोवैज्ञानिक उसको कहते हैं द पावर टू अडैप्ट। शारीरिक तौर पर वो कहलाती है इवोल्यूशन।
और मानसिक तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर वो कहलाती है अडैप्टेशन। ये अडैप्टेशन शरीर को बचाने के लिए, स्पीशीज को बचाने के लिए बहुत कारगर, बड़ी उपयोगी योग्यता है। लेकिन ये जितनी उपयोगी है लाइफ को बचाने में, ये उतनी ही घातक है क्वालिटी ऑफ लाइफ को गिराने में। लाइफ को बचा देती है अडैप्ट करने की हमारी काबिलियत, क्वालिटी ऑफ लाइफ को गिरा देती है। अडैप्ट करने का मतलब समझते हो क्या है? तुम जिस हालत में होते हो तुम उसी हालत के हो जाते हो। और शुद्ध शब्दों में इसको कहते हैं, तुम जिस हालत में हो, हालत माने अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हालत को? कंडीशन। तो इसे क्या बोलेंगे? कंडीशनिंग। तुम जहां के होते हो तुम वैसे ही अडैप्ट कर जाते हो, तुम उसी कंडीशन को इंटरनलाइज कर लेते हो, तुम बाहर की स्थिति को सोख लेते हो। बहुत दिनों तक किसी हालत में रहो तो तुम्हें वो हालत सहज सी लगने लगती है, लगता है यही ठीक है। बाहर अगर कोई हालत तुम लगातार और बार बार देखो तो ऐसा लगने लग जाता है कि चलेगा, ये भी चलेगा। प्रकृति ने हमें ये सुविधा, ये ताकत क्यों दी है? इसलिए दी है क्योंकि अगर हमने अडैप्ट नहीं किया तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। अभी देखो ना, इंसान इस वक्त पूरे ग्रह पर राज कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि इंसान अफ्रीका में भी पाया जाता है, इक्वेटर पर भी, और साइबेरिया में भी पाया जाता है, पोल के पास भी। और कोई जानवर है? इंसान में देखो कितने भेद हैं। कातिलाना गरीबी में भी रह लेता है और जबरदस्त समृद्धि में भी रह लेता है। ऐसा और कोई जानवर देखा? और अब तो इंसान कह रहा है कि वो मंगल ग्रह पर भी रहेगा। ऐसा और कोई जानवर देखा? बोलो। तो अब समझो कि क्यों इवोल्यूशनरी टर्म्स में मनुष्य सबसे सफल जानवर है, क्योंकि वो जबरदस्त तरीके से अडैप्ट करता है। स्थिति बदलती है, आदमी बदल जाता है। कोई और जानवर ऐसा नहीं कर पाता। जानवर ऐसा नहीं कर पाते, इसीलिए बेचारे मिटते जाते हैं, मिटते जाते हैं, मिटते जाते हैं। और आदमी 800 करोड़ 900 करोड़ हो गया। खतरनाक बात जानते हो? मुश्किल से 100-150 साल पहले पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनके कुल वजन में मनुष्यों का वजन मुश्किल से 5-10% था। धरती पर जितने जीव हैं उन सबका कुल वजन कर लो, उसमें मनुष्य का वजन मुश्किल से 5-10% था। और आज धरती पर कुल जितने जीव हैं उनके वजन में मनुष्य का वजन 80% है भाई। बाकी सबको खत्म कर दिया, इंसान ही इंसान है, उसी का वजन है। इंसान इतना सक्सेसफुली अडैप्ट करता जा रहा है, बाकी बेचारे नहीं कर पा रहे। क्लाइमेट चेंज भी होगा तो तुम्हें क्या लगता है इंसान खत्म होगा? ये जो 80% का आंकड़ा था ये बढ़ के 95 हो जाएगा। ये बाकी सब जितने गरीब जीव जंतु हैं ये मारे जाएंगे, आदमी बचा ले जाएगा, अपने आप को अडैप्ट कर लेगा कम से कम कुछ समय तक। उसके बाद आदमी भी खत्म हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन पहले वही सब दूसरे खत्म होंगे। और आदमी में भी पहले जो गरीब वगैरह होंगे पहले वो मरेंगे। तो ये जो अडैप्टेशन है, ये जो स्थितियों के समदृश्य अनुकूलन है, जैसी स्थितियां होती हैं हम वैसे ही स्थितियों के अनुकूल हो जाते हैं। ये हमको बढ़ाए दे रहा है, शारीरिक तौर पर हमारी संख्या बढ़ाए दे रहा है, लाइफ बढ़ाए दे रहा है, लेकिन क्या गिराए दे रहा है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि जितनी ज्यादा आपके पास एबिलिटी टू कंडीशन होगी, एबिलिटी
to condition yourself to the climate or to the surroundings or to the situations, जितनी ज्यादा होगी आपके पास, आप उतना ही कम विद्रोही और विरोधी होंगे, क्योंकि हालत जैसी होती जा रही है आप उसी के अनुसार अपने आप को पुनर्व्यवस्थित करते जा रहे हैं। तो फिर आपको जरूरत क्या है विद्रोह करने की? अब आध्यात्मिक तौर पर समझो इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि बाहर अगर झूठ फैला हुआ है चारों ओर, तो आदमी झूठ से ही सुव्यवस्थित हो जाता है, विद्रोह नहीं करता, अडैप्ट कर ले जाता है। उसे झूठ से तकलीफ होनी ही बंद हो जाती है, उसे झूठ बुरा लगना ही खत्म हो जाता है, वो झूठ को झूठ बोलना ही बंद कर देता है। देखा नहीं है आपने, अतीत गवाह है, आदमी कैसी कैसी मान्यताओं पर सैकड़ों सैकड़ों सालों तक चलता रहा है। बड़े से बड़े समाज, लाखों करोड़ों लोगों के समाज एकदम ही 100% प्रत्यक्ष झूठी मान्यताओं पर चलते रहे दुनिया के हर कोने में, भारत हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, हर जगह ऐसा होता रहा, चीन, जापान, हर जगह ऐसा होता रहा। आपको ताज्जुब नहीं होता कि यार ये करोड़ों लोगों का समाज था, इसमें किसी को समझ में नहीं आया कि ये जो प्रथा है, ये जो सोचने का तरीका है, ये जो मान्यता है, ये झूठी है। करोड़ों लोगों में से किसी ने भी बुरा नहीं माना, विद्रोह नहीं किया? नहीं किया भाई। जैसी भी हालत हो हम क्या कर जाते हैं? अडैप्ट कर जाते हैं। अब गड़बड़ हो गई, अब गड़बड़ हो गई। अब नहीं पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। अब नहीं पता चलेगा। फिजिकल अडेप्टेशन इज अ वर्च्यू, मेंटल अडेप्टेशन इज अ कर्स। समझ में आ रही है बात? हम पूछते ही नहीं फिर कि कुछ मुझे भला लग रहा है तो क्यों भला लग रहा है। हम सवाल ही नहीं करते, हमें कोई उत्सुकता, कोई कौतूहल नहीं बचता। हम पूछते ही नहीं है कि मैं जैसे जी रहा हूं ऐसे क्यों जी रहा हूं। हम जीवन के मूलभूत प्रश्न ही भूल जाते हैं, बहुत मूलभूत बातें, ऐसे सवाल जो एक छोटा बच्चा भी कर ले हम वो भी नहीं करते। और हमें बड़ी शर्म आए, हमें बड़ी उलझन हो अगर वो सवाल हमसे कोई करने लग जाए, कोई बच्चा हमसे सवाल करने लग जाए, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होगा। बड़ी लज्जा की बात होगी कि हमने जीवन ऐसे तरीकों में, ऐसी कोशिशों में व्यय कर दिया जिनके लिए हमारे पास कोई कारण नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और फिर हमें समझ में नहीं आता कि भीतर कुछ कचोटता क्यों है। कचोटता इसलिए है साहब क्योंकि आप बाहर बाहर झूठ से कितना भी समझौता कर ले जाएं, भीतर एक जरा सा बिंदु हमारे बैठा ही रह जाता है जो किसी झूठ से समझौता नहीं कर सकता। पुराने लोगों ने उसे आत्मा कहा है। आपकी पूरी हस्ती बड़ी माहिर है हर तरह के झूठ से अडैप्ट कर लेने में, रिकंसाइल कर लेने में, समझौता कर लेने में, लेकिन आत्मा समझौता परस्त नहीं होती। उसका झूठ के साथ कोई करार हो ही नहीं सकता। तो वो कचोटती है, फिर भीतर कुछ असहज सा लगता रहता है। लगता है बाहर तो सब ठीक चल रहा है, फिर भीतर ये बेकली क्यों बनी हुई है। सब तो ठीक चल रहा है भाई, सब ठीक नहीं चल रहा जनाब। आप बस क्या हो गए हैं? कंडीशन्ड हो गए हैं। आपको लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। वो प्रयोग तो आप जानते ही हैं ना। एक मेढक हो, उसको उबलते पानी में डाल दीजिए, वो मरेगा नहीं। एक भगोने में आपने पानी उबाल के रखा, उसमें आप मेढक को डालें, वो थोड़ा घायल जरूर हो जाएगा पर अपनी जान बचा लेगा। कैसे?
आप उसे अंदर डालेंगे और तत्काल कूद के बाहर आ जाएगा। पानी में कूदने का तो अभ्यस्त होता ही है। पानी में डालिए, जैसे ही देखेगा पानी खौल रहा है, एक आखिरी छलांग मारेगा, बाहर आ जाएगा, जल जाएगा लेकिन बच जाएगा। वही आप मेढक को सामान्य पानी में डाल दें, सामान्य तापमान के, और फिर पानी को आप धीरे धीरे खौलाएं, पाया गया है कि मेढक मर जाता है। क्योंकि उसकी देह क्या करती चलती है? अडैप्ट करती चलती है। हम वैसे ही मेढक हैं और हम खत्म हो रहे हैं, हम खत्म हो चुके हैं। इंसान सदियों से, पीढ़ियों से खत्म होता आ रहा है। शारीरिक तौर पे नहीं, मेढक की तो देह की मृत्यु होती है, हम भीतर से मर जाते हैं। किसी ने कहा है कि ज्यादातर लोग 20-25 साल के होते होते मर जाते हैं, दफनाए वो जाते हैं 50 साल बाद। मर वो चुके होते हैं 25 की उम्र में ही, उनको दफन किया जाता है जब वो 75 के हो जाते हैं। हम मरी हुई जिंदगियां जीते हैं। सवाल किया करिए ना, किसी भी चीज को एसेंशियल मत मान लीजिए। एसेंशियल सिर्फ ट्रुथ होता है। मत कह दीजिए कि जीवन में कुछ भी आवश्यक है। अरे भाई, कुछ भी आवश्यक नहीं है। जो आपको आवश्यक लग रहा है वो सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने वैसा ही होता अपने चारों ओर देखा है, वरना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आप में पूरी ताकत है और आपको पूरा अधिकार है कि जो आपको आवश्यक न लगे उसे आप अपनी जिंदगी से हटा दें। और अगर आपकी बुद्धि, अगर आपकी गहरी चेतना आपको बता रही है कि जीवन में कोई चीज आवश्यक है, तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपके पास पूरा सामर्थ्य है और पूरा अधिकार है कि जो आवश्यक है उसे आप जीवन में लेकर के आएं। भले ही आप पाते हो कि आपके आसपास कोई भी अपने जीवन में उस चीज को स्थान या महत्व नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है कुछ? बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, निकट अतीत में ही देख लीजिए। 100 साल पहले ही कितनी चीजों को हम जरूरी मानते थे, आज वो जरा भी जरूरी लगती हैं क्या? बोलिए। 100 साल पहले ही अगर ये बातचीत ऐसे हो रही होती तो देवी जी यहां बैठी हुई हैं, ये घूंघट डाल के बैठी होती। आज हमें बड़ा अजीब लगेगा अगर ये घूंघट डाल के यहां बैठ जाए। हम कहेंगे कि अरे, सत्य के सामने भी मुंह छुपाने की जरूरत है क्या? और तब तो ये बात बिल्कुल सहज लगती थी कि नहीं लगती थी? जो लोग यहां 40 से ऊपर की उम्र के बैठे हैं, उन्होंने तो देखा होगा अपने बचपन में, अपनी जवानी में, खास तौर पे अगर वो थोड़ा छोटे शहरों से हो तो। और थोड़ा पीछे चले जाएं तो सती प्रथा भी देश के कुछ हिस्सों में बड़ी सामान्य सी बात लगती थी। लगती थी ना? 200 साल पीछे चले जाइए बस, थोड़ा और पीछे चले जाइए और यूरोप पहुंच जाइए तो यह बात भी बहुत स्वीकार्य सी लगती थी और कॉमन सेंसिकल लगती थी कि धरती तो चपटी ही है ना, और चांद और सूरज और सारे ग्रह और पूरा अंतरिक्ष पृथ्वी के इर्द गिर्द ही चक्कर काटता है। यह बात बिल्कुल जाहिर लगती थी। लगती थी कि नहीं लगती थी भाई? भाई, पृथ्वी अपनी जगह पर, एक बिंदु पर, एक केंद्र पर स्थिर है। सूरज उगता है और सूरज ढलता है, तो गति कौन कर रहा है? सूरज कर रहा है भाई। पृथ्वी तो स्थिर बैठी हुई है। ऐसा हमने देखा है, ऐसा हमारा अनुभव है। और पूरा समाज इस बात को मान रहा था। और जिन लोगों ने पहली बार कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, उनको तो जान से मारने की धमकियां दी गई। कई बेचारों को तो जान गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भौतिक तथ्यों की बात कर रहे थे, ईश्वर और अध्यात्म की बात भी नहीं कर रहे थे। संत महात्मा भी नहीं थे, वैज्ञानिक थे बेचारे, और वैज्ञानिकों को ही उड़ा दिया गया क्योंकि वो समाज
की मान्यताओं के खिलाफ बात कर रहे थे और समाज अपनी मान्यता पर अडेप्ट कर गया है, वो उसी हिसाब से जी रहा है। चित्रकार हैं, वो चित्र बना रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि सूरज कैसे उगता है, सूरज कैसे ढलता है। अब बेचारों की पूरी चित्रकारी का क्या होगा, जीवन भर उसने ऐसे ही चित्र बनाया है। अब पूरी चित्रकारी का क्या होगा अगर कोई वैज्ञानिक आके सिद्ध कर जाता है कि सूरज तो भाई पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता ही नहीं। एक महान कवि हैं जिन्होंने एपिक पोएम्स लिखी हैं, महाकाव्य लिखे हैं, जिसमें यही बताया गया है कि सूरज को 7 घोड़े किस तरह मिलके खींचते हैं, और जब सूरज पृथ्वी के ऊपर से जा रहा होता है तो पृथ्वी से कैसी कैसी बातें करता है, और सूरज पृथ्वी को माता मानता है। पृथ्वी के सामने बहुत छोटा सा है ना सूरज, देखा नहीं है सूरज कितना छोटा सा दिखाई पड़ता है। हाँ, चांद का बड़ा भैया है, पर पृथ्वी के सामने तो छोटा ही है, क्योंकि पृथ्वी का सुपुत्र है वो। मां जननी ने, मां धारिणी ने, मां पृथ्वी ने 2 पूतों को जन्म दिया। एक शीतल स्वभाव का था छोटू, उसका नाम पड़ा चंदू, और एक उग्र स्वभाव का नाम था सरजू। अब इस तरह के महाकाव्य लिख दिए हैं कवि महोदय ने, और ये जबरदस्त कवि हैं, समाज में इनको बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है, ये समाज रत्न से विभूषित हैं। अब एक वैज्ञानिक आया, वो कह रहा है बट देयर इज समथिंग आई वांट टू से। ये कवि महाराज बर्दाश्त करेंगे क्या इनको? उनको चढ़ा दो, उड़ा दो, और जब तुम इनको उड़ाओगे तो हम एक और महाकाव्य लिखेंगे कि कैसे दुष्टों का संहार आवश्यक है सामाजिक सौहार्द के लिए। समझ में आ रही है बात? आदमी का अतीत, अधिकांश आदमी के झूठ का इतिहास है। सबक लीजिए इससे। हमें जबरदस्त ताकत है झूठ के साथ अडेप्ट कर जाने की, और हमें कोई नुकसान भी नहीं होता भौतिक तौर पर। आप झूठ में सनी हुई जी रहे हो, बिल्कुल आपकी जिंदगी बिल्कुल झूठ में धसी हुई हो, तो भी हो सकता है कि ऊपरी तौर पर आप बहुत स्वस्थ हों और समृद्ध हों, जैसे रूस का जार, जैसे मेडिवल यूरोप के तमाम अमीर। इतिहास उदाहरणों से पटा पड़ा है। आपका दिमाग बिल्कुल झूठ में जी रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके पास बाहरी तौर पर स्वास्थ्य भी हो, ताकत भी हो, समृद्धि भी हो, प्रतिष्ठा भी हो। और ये जो ताकत, स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रतिष्ठा होंगे, ये आपको बिल्कुल प्रेरित नहीं करेंगे, ये आपको बिल्कुल इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे कि आप सच की तलाश करें। आप कहेंगे जब सब कुछ मुझे मिला ही हुआ है, कम से कम ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि बाहरी तौर पर सब ठीक है, तो मैं सवाल क्यों उठाऊं? ये सवाल ना उठाना घातक हो जाता है। हम नहीं पूछते, हम कुछ नहीं पूछते। अगर आपने मेरी बात को थोड़ा भी सतर्कता के साथ सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन सवालों की बात कर रहा हूं। उन सब चीजों पर सवाल उठाने जरूरी हैं जिनको आपने जीवन में मूलभूत मान लिया है। बार बार पूछिए, पर क्यों, किसके लिए? और ये प्रश्न आप किसी और से करें और पाएं कि वो झल्ला जाता है आपके सवालों को सुन के, तब तो आपका संदेह और पक्का हो जाना चाहिए कि सवाल जायज है, बच्चू झल्ला रहा है। सवाल में दम नहीं होता, तो जिससे सवाल किया गया है वो इतना झल्लाता नहीं। जब कोई आपसे इस भाषा में बात करना शुरू कर दे कि यार तुम बेकार के सवाल बहुत करते हो, या कि भाई तुम्हारी इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तब समझ जाइए कि अब आपको कोई गहरा सवाल मिल गया है। तब समझ लीजिए कि आपने झूठ की पूंछ पकड़ ली है। अब छोड़िएगा मत। पूंछ हाथ में आई गई है तो पूंछ का इस्तेमाल करके पूरा झूठ ही पकड़ लीजिए। सबसे कीमती सवाल वही हैं जो आम लोगों को नॉनसेंसिकल लगते हैं, मिथ्या लगते हैं, गैर जरूरी, बेकार लगते हैं। वो सबसे कीमती सवाल है। करा करिए।